सारी पृष्ठभूमि के बिना उन दो घटनाओं का महत्व नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर घटना किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। 1882 में ये सब 1882 में इंडिया और चाइना दुनिया की अर्थव्यवस्था का 24% थी दोनों। चाइना ऊपर थी 26%, इंडिया 24%, दोनों मिला के पूरी दुनिया का 50% थी। और अमेरिका उससे नीचे था। इंग्लैंड चौथे पांचवें नंबर पे था। इंडिया का 150 साल मालिक रहने के बावजूद भी इंग्लैंड भारत से पीछे था। भारत का एक्सपोर्ट उस समय तब भी दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट था। फिर उन्होंने ये सारे परिवर्तन किए और भारत की व्यवस्थाएं गिरना शुरू हुई। 1913 तक आते आते भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी के तीसरे नंबर पे आ गई, इंग्लैंड से फिर भी ऊपर थी। यानी जो गुलाम देश है उसकी जीडीपी ज्यादा है, जिसका राज्य पूरी दुनिया में चल रहा है उसकी जीडीपी भारत से कम है। ये आंकड़ों की खेल है, मैंने देखी, मैं सब आपको दिखा दूंगा। किताब में है, किताब में है ना, वो मैंने बनाया और वो WHO के डाटा से निकाले। मैंने सारे आंकड़े देखे हैं अंग्रेजों के, जितने भी। मैंने पिछले 3 साल लगातार बिताया इसके ऊपर। मैं साइकोलॉजी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैंने इसके ऊपर फोकस किया कि इसको समझना जरूरी है। अब 1913 में यूरोप में एक घटना घटी कि उन्होंने पूरी दुनिया के, यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया पे राज किया और वहां से सोना चांदी धन लूटा और जाके कहां भर दिया? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जैसे भारत में सारा धन कहां इकट्ठा हो रहा था? अंग्रेजों का बैंकों में। तो बैंकों का मालिक कौन था? तुम सुना है? भारत के जितने बैंक उनका मालिक कौन था? किसी को पता है? कभी नाम सुना है? नहीं। उसी तरह से आपने बोला कि इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? किसी को पता है? ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत के सभी बैंकों के मालिक का एक ही नाम है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फिर ईस्ट फ्रांस कंपनी भी थी, फिर ईस्ट अमेरिका कंपनी भी थी, और सारी की सारी कंपनियों का मालिक एक ही था, और वो था यूरोप के सेंट्रल बैंक के मालिक, जिसका नाम था रोथशाइल्ड। तो दुनिया में सरकारें अलग अलग थी पर बैंक एक था। और बैंक क्या करता था? गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था कि गोल्ड पे ही सोने और चांदी का लेन देन करता था। परंतु 1857 में उन्होंने पहली बार कहा कि एक जगह से दूसरी जगह गोल्ड ले जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो मैं आपको हुंडी दे देता हूँ, रिसिप्ट दे देता हूँ, यहाँ भी हमारा बैंक है, वहां भी हमारा बैंक है, इस देश में भी हमारा बैंक है, उस देश में भी हमारा बैंक है, इस शहर में भी हमारा बैंक है, उस शहर में भी हमारा बैंक है। ऐसा करना, मैं यहाँ से आपको रिसिप्ट दे देता हूँ, वहां जाके उसको कन्वर्ट कर लेना, इससे चोरी नहीं होगा, डाका नहीं डलेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इजी है। और उन्होंने नोट चलाए किसके? और उसके ऊपर लिखा मैं धारक को इतने देने का वादा करता हूं, और उसके ऊपर स्टैंप मारी सरकार की। 1857। ये भारत में भी शुरू हो गया था? भारत में ही हुआ, ये भारत की बात है। पहली बार नोट तो चाइना में बना, कागज का नोट पहली बार चाइना में बना। फिर 1490 के करीब पूरे यूरोप में चलना शुरू हुआ, पर भारत में चला कागज का नोट 1857 क्रांति के 1857 की क्रांति के बाद। तो उन्होंने पहली बार उसको कन्वर्ट किया और 1 रुपए के नोट के ऊपर लिख दिया ये है। और ये नोट कौन इश्यू करता था? इंग्लैंड की सरकार। कौन इश्यू करता था? इंग्लैंड की सरकार। तो जो 1 रुपए का नोट होता है, इस देश में हो या किसी भी देश में, वो उसकी सरकार तय करती है, क्योंकि हमारा बयान उससे पहले, पर वो किसके बराबर था? 1 रुपया चांदी, 1 तोला चांदी के बराबर था। इसलिए रुपया दो, नोट दो, और चांदी का रुपया लो। तो असली करेंसी रुपया थी या नोट? रुपया थी। नोट तो रिप्रेजेंटेटिव था, रसीद था बदलने के लिए। किसके बीच में बदलने के लिए? वस्तु खरीदने के लिए नहीं था नोट। सिर्फ सोने को चांदी को इस देश से उस देश में बदलने, कन्वर्टिबिलिटी के